हेलो हेलो हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? जोरदार। तो स्वागत है आपका द स्क्वायर शो में, और शुरू करते हैं बिना किसी रिग्रेट के, पछतावे के। वो नहीं सोचना। क्वेश्चन आप लोग लिखिए, सबको ही लिखिए। क्वेश्चन के थ्रू सीख रहे हैं, ये आपका आ जाएगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, 3 नंबर का होगा, लगभग 3 मार्क्स का। हाँ, डेवलपमेंट और मैचुरेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट, एक्सप्लेन। क्वेश्चन तुम लोग का आएगा डेवलपमेंट या मैचुरेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अगर 3 नंबर का आया तो कैसे लिखेंगे, और 5 का आया तो कैसे लिखेंगे बताते हैं। 3 नंबर का आएगा तो सबसे पहले तुम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को डिफाइन कर लेना, ठीक है। कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब क्या होता है, माइक्रोस्पोर का बनना। तो वो करवा दिया इसलिए नहीं लिखा रहा है। उतना लिखने के बाद ये लिखना कि मेल गैमेटोफाइट का मतलब क्या होता है। मेल गैमेटोफाइट का मतलब वो होता है जो मेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे दिखाना होगा फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न। तो फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न में क्या होगा तुम्हारा, 2 सेल बनता है, एक बड़ा सेल बनता है और एक छोटा सेल बनता है, ठीक है। दिख रहा है ना महबूब दूर से। तो बड़ा सेल को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, छोटे वाले को बोलते हैं जनरेटिव सेल, ठीक है। फिर ये लिखना रहता है कि वेजिटेटिव सेल के ऊपर जनरेटिव सेल ऐसा स्विम करता रहता है, रिबन लाइक होता है। यहाँ तक समझे? अब इतना करने के बाद दोनों को हल्का हल्का डिफाइन कर देना, वेजिटेटिव सेल को और जनरेटिव सेल को। 3 मार्क्स का हो जाएगा ख़त्म, इतना से ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं। और यही अगर 5 मार्क्स का रहा तो लास्ट में जो जनरेटिव सेल भी डिवाइड करता है 2 पोलन स्टेज और 3 पोलन स्टेज, उसको बस बता देना। 5 मार्क्स का इतना में हो जाएगा। तो लिखने में भी तो पता चलेगा। ये वाला क्वेश्चन आप लोग को अधूरा लगेगा, लेकिन हाँ आगे से बता देंगे। ये क्वेश्चन वैसे लिखा है, इसको हम लिखा देंगे। अगला क्वेश्चन ये लिखते हैं, चलो। डिफरेंस बिटवीन, इसको हम अलग से लिखा देंगे आखिरी में। डिफरेंस बिटवीन वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। हाँ, ये 3 मार्क्स क्वेश्चन में आएगा तो कैसे लिखना है देखो। ड्यू टू अनइक्वल माइटोसिस डिवीजन, 2 सेल विथ unequal division of cytoplasm. Due to unequal mitosis division, 2 cells with unequal cell come. One named as vegetative cell and other as generative cell. एक का नाम पड़ता है वेजिटेटिव सेल, एक का नाम चलता है डेडी सेल। Following are some differences
between vegetative cell and generative cell. Veggie एक साइड वेजिटेटिव सेल लिखो, एक साइड जेनरेटिव सेल लिखो। उसके बाद पॉइंट काउंट कराते जाओ। ये होगा लार्जर इन साइज, पॉइंट ए करके लिखो। लार्जर इन साइज, इसमें पॉइंट ए लिखोगे। स्मॉलर देन वेजिटेटिव सेल, यहाँ लिखो। मोर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट तो लेस साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। तुम भी आ जाओ आगे, दिक्कत हो रहा है तो। Having abundant dense food reserve, it floats in cytoplasm of vegetative cell. ये वाला कवर हो रहा है। कवर तो होता है, बड़ा धुंधला दिखता है, लेकिन छोटा छोटा ज़्यादा लिखा रहा है। थोड़ा बड़ा लिखना होगा। डी वाला पॉइंट यहाँ लिखना। लार्ज एंड इर्रेगुलर शेप न्यूक्लियस। CD form male gamete in future। चलिए 3 नंबर में आएगा, इतना पॉइंट लिख लेना, काफ़ी हुआ। क्या बोला? तुम लोग को ज़्यादा लिखा हो तो दिक्कत, कम लिखा हो तो दिक्कत। करना क्या चाहते हो? ये वाला बंद करना शालू। वाह, ये बंद कर रही, देखो पंखा का ही बंद कर दिए। हाथ इसका खींचो। चालू वाला बंद के, उसके बगल वाला अब उसको बंद करो। घर पे कभी स्विच बंद नहीं किए? जो सो दबा ले। लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, अब थोड़ा थोड़ा बड़ा दिख रहा है, जिसको प्रॉब्लम होगा यहाँ से लिख लेगा। सब ज़्यादा ही छोटा दिख रहा था, अभी थोड़ा ठीक है। तुम लोगों को क्वेश्चन के फॉर्मेट में करा देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फॉर्मेट में सीखोगे, क्वेश्चन फॉर्मेट में सीखो जैसे समझना। क्वेश्चन तुम्हारा ये है कि वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल के बीच में अंतर बताना है। सबसे पहली बात यही डिफाइन की है कि वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल बनता कैसे है। तो अनइक्वल सेल डिवीज़न होता है। इक्वल सेल डिवीज़न का मतलब ये होता है, जैसे ये एक सेल है,
सेल टूट गया तो 2 इक्वल सेल बनता है, यही ना होता है। बड़ा सेल टूट के 2 छोटा छोटा डॉटर सेल बनाता है। अनइक्वल डिवीज़न में कैसे होता है, ये बड़ा सेल है, ये टूट जाएगा, एक साइड अगर बड़ा सेल चला गया और दूसरे साइड छोटा चला गया तो ये अनइक्वल सेल डिवीज़न होता है। इसके पोलन ग्रेन के केस में क्या होता है, जैसे ये सेल होता है ना, और ये जब टूटता है तो 2 सेल बनता है, एक नीचे साइड बनता है जनरेटिव सेल, ऊपर साइड बनता है वेजिटेटिव सेल। साफ साफ देख के ही पता चल रहा है कि वेजिटेटिव सेल जो है उसका साइज जनरेटिव सेल से ज़्यादा बड़ा है, और जो जनरेटिव सेल होता है वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है। देखो साइटोप्लाज्म भी तो एक लिक्विड है ना, तो जनरेटिव सेल क्या होता है, तैरता रहता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है अनइक्वल सेल डिवीज़न, साइटोप्लाज्म कम्स वन नेम्ड वेजिटेटिव सेल और दूसरे का नाम होता है जनरेटिव सेल। कुछ दोनों के बीच में अंतर है जो समझने वाली बात है। एक साइड लिख दो वेजिटेटिव सेल, एक साइड लिख दो जनरेटिव सेल। इसका साइज़ बड़ा होता है, उसका साइज़ छोटा होता है। इसके पास साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है, उसके पास साइटोप्लाज्म कम होता है। हैविंग अबंडेंट फूड रिजर्व, इसके पास खाना ज़्यादा जमा रहता है, उसके पास उतना ज़्यादा नहीं रहता है, बस काम का रहता है। इवन कुछ न्यूट्रिशन वहाँ से गैदर भी करता है वो। ये फ्लॉट करता है, फ्लॉट का मतलब क्या होता है, तैरना। किस में फ्लॉट करता है, वेजिटेटिव सेल में। इसके पास लार्ज और इर्रेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है, और इसके लिए लिखा हुआ है फॉर्म फ्यूचर मेल गैमेट। मेल गैमेट जो भी बनेगा वो जनरेटिव सेल से ही बनता है। बात समझ में आ गई। अगला जो टॉपिक है हम लोग का वो होता है पॉलन एलर्जी, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है, पॉलन को समझते हैं। डिफाइन पॉलन एलर्जी एंड मेंशन एट लीस्ट वन प्लांट नेम दैट काउंट्स पॉलन एलर्जी। क्वेश्चन तो समझ में आ गया, क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि पॉलन एलर्जी को डिफाइन कीजिए और एक ऐसे पौधा का नाम बताइए जिससे पॉलन एलर्जी होता है। तो चलो पढ़ते हैं, ये गिनना चाहिए। Some people are very sensitive to different agents that occur in nature that may harmfully affect personal health. One such issue come from pollen grain. कह रहा है कि कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी खास तरह के एजेंट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। किसी को धूल से, डस्ट से, किसी को धूप से, किसी को ज़्यादा गर्मी होने से। कई को ज़्यादा गर्मी होगा पूरा शरीर पे दाना हो जाएगा। कई लोग हल्का सा भी पानी छूता है उसके उंगली पे दाना आ जाता है, ठंडा आ जाता है, रैसेज हो जाता है। कई को ऐसे दबोगे पूरा लाल हाथ हो जाता है, रैसेज वाला भी होता है। कई को देखोगे कि मतलब 2-3 दिन एक ही कपड़ा पहना है तो पूरा धारी धारी आ जाता है। तो ये सब डिफरेंट टाइप का एलर्जी होता है। पीनट एलर्जी होता है, बहुत तरह होता है, खाने पे एलर्जी होता है। तो कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो किसी खास तरह के एजेंट, हर कोई होता है, थोड़ा मोड़ा अब बस पता करना रहता है एलर्जी किससे होता है, उससे फिर दूरी बनाओ। तो यही बोला गया है, सम पीपल आर वेरी सेंसिटिव टू डिफरेंट एजेंट। अच्छा, जब पॉलन एलर्जी होगा तो उसके कारण क्या होगा, उस पीपल को, उसके पर्सनल हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा हार्म होगा, ठीक है। कई केस में तो एलर्जी लीथल भी होता है। लीथल मतलब मरी हो जाता है अगर सही टाइम पे अगर इलाज। मान लो कि कई लोग को होता है ऐसा एलर्जी, और वो चीज़ तुम खा लिए, खा के रात में सो गए, आँख को पूरा फूलने लगेगा रात में, नाक को पूरा इतना बड़ा होने लगेगा, सांस लेने में इतना दिक्कत हो जाए, हो सकता है तुम रात में निकल जाओ, ठीक है। होता है ऐसा, कई केस हुआ है। उसमें से एक इशू किसके कारण होता है, पॉलन ग्रेन के कारण। पॉलन ग्रेन के बारे में जब बताए थे तो बताए थे पॉलन ग्रेन के अंदर 2 लेयर होता है। बाहर वाला को एक्साइन बताए थे, अंदर वाला को इंटाइन बताए थे। फिर तुम लोग को बताए थे जो बाहर वाला लेयर होता है बहुत ज़्यादा मजबूत लेयर होता है, ना उसको गर्मी से कोई फ़र्क पड़ता है, ना उसको ठंड से फ़र्क पड़ता है, ना उसको एसिड में डाल दो कोई दिक्कत नहीं है, हाईली बेस में डाल दो कोई दिक्कत नहीं है, वो सबको बर्दाश्त कर लेगा। बात समझे। तो उसके कारण क्या होता है कि कई का जब पॉलन ग्रेन हमारे मालूम ऐसे किए तो उसके कारण क्या आ गया, पॉलन ग्रेन चला गया। अब बाहर वाला लेयर उस तरह रहता है, उसमें कुछ केमिकल्स होता है, किसी कारण से भी वो क्या होता है, हम लोग को एलर्जी कर जाता है। समझ में आया। इसी को क्या बोलते हैं, पॉलन एलर्जी बोलते हैं।
सबसे ज़्यादा पॉलन एलर्जी किसी के कारण होता है तो एनिमोफिलस फ्लावर के कारण होता है। किसके कारण होता है? एनिमोफिलस वैसे फ्लावर होते हैं जिसका पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है, यानी कि एंथर यहाँ होगा, स्टिग्मा कहीं और होगी, एंथर से पॉलन ग्रेन उड़ेगा, उड़ते 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 स्टिग्मा पे लैंड करेगा, स्टिग्मा पे गिरेगा, फिर आगे का प्रोसेस होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसके केस में होता है? विंड पॉलिनेशन। हवा से उड़ के नहीं जाता है, वो जो बताए थे वही सादा वाला ऐसे करके होता है ना, जो उड़ता रहता है ऐसे करके। ठीक है, बाल जैसा नहीं ना, बूढ़े का बाल की तरह, हाँ वैसा। अब जब देखो गेहूँ या धान अभी रोपाता है, धान के समय में क्या होता है, एकदम से फ्लावरिंग होता है, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फिर तुमको देखोगे छोटा छोटा धान बड़ा खूबसूरत लगता है। तो उस टाइम क्या होता है, पूरा का पूरा पॉलन ग्रेन उड़ता रहता है उधर, समझ रहे हो, पॉलन ग्रेन उड़ता रहता है। अच्छा, इसके कारण क्या होता है, सीवियर एलर्जी हो जाता है, जैसे ब्रोंकियल इन्फेक्शन। सबसे पहले होता है नॉस्ट्रिल, फिर एजल कॉन्के ऐसे करके, ट्रेकिया होता है, ब्रोंक्यूल्स होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, छोटा छोटा करके होता है ना। ब्रोंक्यूल के बाद क्या होता है, ब्रोंकाई, उसके बाद एल्वुलाई लास्ट में होता है। तो वही बोला जा रहा है कि ब्रोंकियल इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, अब इन्फेक्शन हुआ, तुम ध्यान नहीं दिए, क्या हो गया, इन्फेक्शन हुआ, तुमको ध्यान नहीं दिए, हल्का सांस लेने में दिक्कत आया तो तुमको लगा होगा कि हो सकता है सर्दी हो गया, तुम दवा खाए ठीक हो गया, लेकिन इन्फेक्शन तुम्हारे शरीर में अभी भी है। तो उसके कारण क्या होगा, धीरे धीरे वो क्रोनिक इफेक्ट लेने लगेगा। क्रोनिक मतलब लॉन्ग टाइम तक। एक दिन सिगरेट पियो तो शायद तुमको कुछ ना हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तुम ख़त्म हो जाओगे। ऐसे ही ना, एक दिन पढ़ने से कुछ नहीं होता है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा पढ़ोगे तो कुछ अच्छा कर लोगे। उसी तरह एक दिन सिगरेट पिए से कुछ नहीं होता है, लेकिन पीते रहोगे तो हो सकता है तुम्हारा लंग्स पूरा डैमेज हो जाए, तो हो सकता है इन्फेक्शन होगा, फिर तुमको सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत होगा, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंक्यूल ये सब फूलने लगेगा, ब्रोंकाई ये सब फूलने लगेगा, तो तुमको सांस लेने में दिक्कत होगा ना। ठीक है, जिसके कारण अस्थमा हो जाएगा। कई ऐसा आदमी को नहीं देखता, वो मारते रहता है, मोबाइल रहता है ना, हाँ इनहेलर, मतलब सिंपल शब्द में बोल रहे हैं, बहुत साधारण शब्द में। ठीक है, यही कारण है। इतना हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक तुम लोग का ख़त्म हो गया। अब बस क्या लास्ट पूछा कि कोई एक पौधा का नाम बताइए जिसके कारण क्या होता है, एलर्जी होता है। दो पौधा का नाम दे रहे हैं, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बस ये वाला मेंशन है। ठीक है, तो एक पौधा का नाम रखना, इसको बोला जाता है कैरेट ग्रास। क्या बोलते हैं, रियल नेम है इसका पैर्थेनियम। क्या नाम है, इसी को बोलते हैं कैरेट ग्रास। घर के आसपास देखना एक ऐसा घास होगा जिसका पत्ता गाजर की तरह होता है, हाँ है ना। तो तुम जाके उसको स्मेल करते हो, अजीब स्मेल करेगा, तो इसमें झुक के नहीं करना, ऐसे देखो, ऐसे चलो। ओ, इसी का गुड़िया का खाना बनाती थी, तो अलग आदमी खैनी गुटका कर रहा। ला फोटो दिखाओ तो पार्थेनियम ग्रास, कैरेट ग्रास लाओ ना, हाँ ये लाओ दिखा, उसको तोड़ना, पत्ते को स्मेल करते ना, ये वाला नहीं होता है। घर के आसपास देखते हो ना, अभी धान देखना, रुपाएगा देखना कितना उगेगा। तुम ही रोपी हो, खेती करती हो क्या ये सब? ओके, ध्यान दो उधर। तो उसको क्या बोलते हैं, पार्थेनियम, और हम लोग क्या बोलते हैं इंडिया में, कैरेट ग्रास स्पेशली। ये इंडिया में आया, सुनो इधर ध्यान से, कई बार ऐसा इंडिया में स्थिति आया, भुखमरी का स्थिति आया। तो जब भुखमरी होता है, जब तुम्हारे पास खाना नहीं होगा तो किससे खाना मांगेगा? हाँ, तो उसी तरह क्या हुआ, कई बार इंडिया में अकाल पड़ गया तो दूसरे कंट्री से हम लोग खाना मंगाए। लेकिन दूसरे कंट्री से खाना ऐसे थोड़ी होगा कि चाउमीन भेज दीजिए पार्सल कर, ऐसे नहीं, वो अनाज ही देगा बोरी का बोरी। तो वो लोग भी भेजा हम लोग को गेहूँ, लेकिन जानबूझ के वो लोग क्या किया, उसमें कंटामिनेशन मिला देना। कंटामिनेशन मिलाने का मतलब गंदगी मिला दिया। अब गंदगी मिला दिया तो क्या गंदगी मिला दिया, यही मिला दिया, इसका बीज डाल दिया। किसका बीज डाल दिया? कैरेट ग्रास का। गाय इसको खाएगी,
ओके, खिला। तो इसकी गैया खाते, इसकी गैया एडवांस, थोड़ा चाइनीज़ टाइप है इसकी गाय। चाइना मॉडल तो नहीं है। चलो सुनो, गैया इसका खाएगा, हो सकता है दूध का एफिशिएंसी घट जाए, खाए भी तो खाने मत दो। तो कैरेट ग्रास का बीज इसमें मिला के भेज दिया। कई लोग कहते हैं नहीं गलती से आ गया, तो गलती से कैसे आ जाएगा? तुम लोग का वहाँ हो भी नहीं करता, हम लोग के यहाँ होगा चाहिए। तो जानबूझ के यही पंचायती करो, गैया खाती कि नहीं खाती है। चलो इधर ध्यान दो। तो जिसके कारण क्या हो गया, गैया दूध पीती है, इधर ध्यान। इट कम्स टू इंडिया एज एन कॉन्टामिनेंट। कॉन्टामिनेंट का मतलब क्या होता है? गंदगी। गंदगी, कॉन्टामिनेंट का मतलब क्या होता है? गंदगी ही है ना। इसका हम लोग क्या काम करेंगे? ठीक है। इम्पोर्टेड वीड, इम्पोर्टेंट का मतलब जब बाहर देश से मंगा रहे थे तो डाल दिया। और एक के बारे में ज़्यादा नहीं है, बस ये नाम याद रखना, किनोपोडियम। ठीक है, चलिए अब आगे। ये वक्त की तुम्हें, कृपया करके इधर ध्यान दें, फिर लिखने का मौका मिलेगा। सभी जीव जंतु इधर ध्यान दें। कह रहा है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? ठीक है। समटाइम्स, कभी कभी, पॉलन यूजेज एज ए सप्लीमेंट। क्या लिखा हुआ है? सप्लीमेंट। सप्लीमेंट का मतलब समझते हो? एक्स्ट्रा। जब एग्जामिनेशन में पेपर घटता है तो क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री दीजिए। तुम लोग बोलते हो एक और पेज दीजिए, वो अलग बात, सप्लीमेंट ही बोला जाता है। ठीक है। ह्यूमंस इसका अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण क्या होता है? उनका एफिशिएंसी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि पॉलन ग्रेन को इंटैक्ट करने से, खाने से कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट मिलता है, तभी तो एनर्जी बढ़ रहा है। बात समझ में आया? एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट का मतलब समझो सिंप्लीफाइड न्यूट्रिएंट मिलता है। ग्लूकोज को पियोगे तो जल्दी एनर्जी मिलेगा एज़ कम्पेयर टू रोटी खा लो, चावल खा लो। देखो रोटी खाओगे, चावल खाओगे, पहले तो उसका डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होगा, तब सालू भी लगे ऐसे। देखो कैसे पूरा बोलो, अच्छे से बोलो, हम सुन रहे हैं। हाँ, डाइजेशन के लिए भी एनर्जी चाहिए, ऑब्वियसली बात है ना। जब तक डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब होगा, फिर वो सिंप्लीफाई होगा, फिर सेल में जाएगा, फिर सेल यूज़ करेगा, तब हमको एनर्जी मिलेगा। लेकिन ग्लूकोज अगर हम लोग डायरेक्ट लेंगे तो वो तो वैसे भी डाइजेस्टेड है, तो ग्लूकोज का सीधा सीधा क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और एब्जॉर्प्शन होगा तो तुरंत एनर्जी प्रोवाइड हो जाएगा और तुरंत हम लोग को एफिशिएंट लगने लगेगा। ठीक है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ मतलब किधर? हाँ वही पश्चिम साइड। ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और कैसे इस्तेमाल करते हैं? टैबलेट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, या फिर सिरप, या तो सिरप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, या तो टैबलेट्स के हेल्प में। क्यों ऐसा किया गया? ताकि वो लोग हम लोग आसानी से खा लें। ठीक है। अब सुई के रूप में देगा तो नहीं है कोई लेगा, क्या बाबू तुमको सुई देंगे, तुमको पॉलन ग्रेन डालेंगे, तो टैबलेट्स बना दिया गया और सिरप। हम लोग देखो ज़्यादा फैमिलियर टैबलेट्स की तरफ है। हाँ वो कॉक्सा सिरप रहे वो वाला तो ठीक है, खांसी वाला सिरप धुन दिए दिन भर में 2-3 दिन में एक ढक्कन सिरप उड़ा रहे हैं 2-4 बार करके। ठीक है। अवेलेबल दैट हेल्प इन ईजी अपटेक ऑफ इट। ठीक है। पॉलन कंजप्शन हैज़ बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स। कई बार ऐसा होता था, एथलीट्स मतलब क्या होता है? जो खेलता उलता है, जो जिम्नास्टिक एक्सेट्रा करता है, तो वो लोग क्या करता था? पॉलन ग्रेन को खा लेता था, जिसके कारण क्या होता है? उसका एफिशिएंसी बढ़ जाता था। तो नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाता था। तो सबको एकदम से शक हो जाता था, ये एकदम से अच्छा कैसे परफॉर्म कर रहा है। बात समझ रहे हो? ठीक है। पॉलन के कारण हुआ है। बाद में इस चीज़ को बैन कर दिया गया, अब नहीं ले सकते। कई लोग ड्रग्स लेके घुस जाते थे, अब ड्रग्स जो लिया रहेगा उसको चोट कम लगता है, मार उर खा रहा है। समझ रहे हो? ओके। ये लोग पॉलन ग्रेन किसको खिला दिया जाता है? घोड़े को खिला दिया जाता है। हॉर्स राइडिंग होता है ना, आज भी हॉर्स राइडिंग में बहुत पैसा लगाया जाता है। हॉर्स राइडिंग जो होता है
ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाया जाता है। तो अपने हॉर्स को क्या होता है, लोग पॉलन ग्रेन खिलाते थे और भी ज़्यादा एफिशिएंट करने के लिए, ताकि वो रेस में अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो ये लिख दोगे तो इतना काफ़ी रहेगा। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। छुट्टी ऐसे लिखा है, छुट्टी देंगे इतना जल्दी? क्या हम कहाँ बोले, हम तो बोले चलो आगे चलते हैं। क्या हो गया, टाइम हो गया? तो फिर ऐसे लिखाएगा तो टाइम लगेगा। चलो चलो देखो यहाँ ध्यान से। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलन वाइबिलिटी? पॉलन वाइबिलिटी से आपका क्या तात्पर्य है, जिसका कुछ उदाहरण देना है आप लोग को, और मेरा एक हेल्प करना है। हो गया, यहाँ देखो। आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का मतलब क्या हो गया, एंथर से पॉलन ग्रेन निकल चुका है, उड़ रहा है, अभी भी उड़ रहा है, उड़ते उड़ते कहीं उड़ते जा रहा है, ठीक है। उड़ने के बाद और एक स्टिग्मा में गिरने से पहले, समझ रहे हो, उड़ने के बाद और स्टिग्मा में गिरने से पहले क्या होता है, अगर स्टिग्मा पे गिरेगा तो फिर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा और उससे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। एक टाइम पीरियड होता है, ऑब्वियसली बात है, ऐसा थोड़ी होगा उड़ा और गिर गया, उड़ेगा फिर पहुंचेगा तब जाके होगा। तो एक टाइम पीरियड होता है, इसी टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, पॉलन वाइबिलिटी। ठीक हो सब, लग तो नहीं रहा। Which pollen grain retains the viability germinates life span of a pollen grain? एक तरह से क्या बोला जाता है, पॉलन वाइबिलिटी का मतलब होता है पॉलन ग्रेन का लाइफ स्पैन। बात समझ रहे हो, जब तक जिंदा रहेगा तभी तक ना पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन बोलते हैं, जब तक जिंदा रहेगा तभी तक ना उससे पॉलन ट्यूब निकलेगा और फर्टिलाइजेशन होगा। मर जाएगा उसके बाद कहाँ से होगा, नहीं ना होगा। इसी को क्या बोलते हैं, सुन नहीं रही हो, तो मारपीट कर रहे तुम लोग। पॉलन वाइबिलिटी, फॉर विच पॉलन ग्रेन रिटेन्स द वाइबिलिटी टू जर्मिनेट लाइफ स्पान ऑफ ए पॉलन ग्रेन आफ्टर लैंडिंग ऑफ स्टिग्मा, वही लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं होता है कि चने के पौधे में जितना पॉलन वाइबिलिटी होगा गन्ने के पौधे में भी सेम होगा, आम के पौधे में वही होगा, और लहसुन, खजूर, प्याज, ये सब भी तो पौधे ही है ना। तुम लोग ये खजूर का पौधा तो देखा ही हो गया, आसपास होता है, तोड़ के खाए हो कभी? कच्चा खजूर नहीं बोल रहे, पक्का एकदम रेड। पता है एक बार खजूर तोड़ने छोटा गए थे, 2-4 पत्थर मारे, तीसरा पत्थर यहाँ आसपास पैर छूते, आज के बाद नहीं मारेंगे। अच्छा, क्या होता था, बड़ा बड़ा पत्थर जब मारे तो उसके बीच में खांचा रहता, वहाँ फंस जाए, इधर से मारे वो तोड़ के गिर रहा है, आँखों में 1-2 बार लग रहा है, खजूर तोड़ने के चक्कर में पूरा घायल होके आ रहे हैं। हाँ, पत्थर से तोड़ने में आम ही ठीक लगता है, आम सही सही टूट जाता है, लेकिन किसी को लग गया तो और दिखा रहे। यहाँ पे हम बताना चाह रहे थे, क्या घंटा से तोड़ेंगे हम, यहाँ पे कह रहे थे, क्या बोल रहे थे, अलग अलग पौधा के लिए पॉलन वाइबिलिटी अलग होता है, ठीक है। वो पॉलन वाइबिलिटी इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि वो पौधा कैसा है। अब ज़रा सोचना, मान लो गेहूं का पौधा है, तो गेहूं का फसल होता ही कितना दिन का है, 4 से 6 महीना का, उससे ज़्यादा होता है क्या? हार्डली 5 महीना में कटाई बुआई सब होके ख़त्म हो जाता है। धान का भी वही केस है, वही होता है ना आसपास। तो उसमें पॉलन वाइबिलिटी कितना दिन का होगा, 3 महीना। आज उड़ा, 3 महीना तक काम का है, फिर ख़त्म। अब ज़रा सोचो, मान लो पॉलन ग्रेन उड़ा, स्टिग्मा पे जाना था लेकिन मिट्टी में रह गया, तो कभी वो वापस से जा पाएगा? तो ऐसे भी इतना छोटा छोटा होता है, पता भी नहीं चलता है, समझ रहे हो। तो पॉलन ग्रेन का वाइबिलिटी डिफाइन करता है कि पौधा का लाइफ स्पान कितना है, कितना दिन तक वो जिएगा, किस तरह का पौधा है, कैसा कंडीशन में रहेगा, ठीक है। पॉलन वाइबिलिटी also depend upon prevailing temperature and humidity। चना का एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत फेमस एग्जाम्पल है। जो चना अपने अंदर से ऐसे करके निकालता है ना बीज, हालांकि वो दूसरा चीज़ होता है, या फिर छोड़ो। अगर तुम्हारे बाहर में टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, ठीक है, देखो बीज भी कब अंकुरता है, जब उसका टेम्परेचर लो होता है और पानी थोड़ा मॉइस्चर चाहिए,
बिना मॉइस्चर के पानी के बीज कभी अंकुरता नहीं हो। उसी तरह पॉलिनेशन के बाद पॉलन वाइबिलिटी यानी पॉलन ग्रेन का भी जर्मिनेशन होने के लिए थोड़ा ह्यूमिडिटी हमेशा से चाहिए रहता था। बात समझ में आया? अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा बाहर तो नहीं होगा, एक नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए। ठीक है। सम एग्जाम्पल रिगार्डिंग डिफरेंट पॉलन वाइबिलिटी, तो कुछ एग्जाम्पल है। पहले ये 2 एग्जाम्पल याद रखना। 30 मिनट वाला याद रखो, आधा घंटा, मतलब अगर यहाँ से उड़ेगा आधा घंटा के अंदर काम हुआ नहीं हुआ तो वो मर जाएगा। बात समझ रहे हो? आधा घंटा के अंदर काम होना चाहिए। तो ये किसके अंदर होता है? सीरियल प्लांट। और सीरियल में 2 एग्जाम्पल फेमस है, चावल और दाल। दाल को क्या बोलते हैं? नहीं, दाल को बोलते हैं क्या ऐसे? पल्सेस। हाँ, तो ये क्या होगा? चावल और रोटी। खा पाओगे कभी चावल रोटी? अरे रोटी, ठीक है चलो, चावल और गेहूँ। तुमको नहीं लगता नंदनी 12th में आके एकदम से इसको सब पता आ गया? 11th में इसको कुछ नहीं था, है ना? नानी घर का इफेक्ट है एकदम से। नानी घर जब से गई है ना तब से ज्ञान आ गया। अब नहीं। तो याद रखना, जब पॉलिनेशन होता है तो ये सीरियल्स प्लांट में आधा घंटा का ही लाइफ स्पान होता है। आधा घंटा के अंदर फर्टिलाइजेशन मतलब पॉलिनेशन हुआ और वहाँ जा कर के हुआ काम तो ठीक है, फर्टिलाइजेशन एक्सेट्रा का। उसके बाद वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, उसके बाद मर जाएगा। कई ऐसा में क्या होता है, मंथ्स तक चलता है, कुछ महीने तक। तो इसमें स्पेशल नाम नहीं दिया गया, इसमें 3 फैमिली को बताया गया। इसको LRS से याद रखो, LRS। ORS होता है ना, जिस तरह O को काट दो L बना दो, ठीक है? तो LRS से याद रखना। L का मतलब होता है लिगोमिनेशियाई। बोल के दिखाओ। लेगुमिनोसेई। अगला होता है वही, गुलाब को तो अच्छे से जानते होगे, और ये सोलेनेशियाई। लेगुमिनेशियाई, रोजेशियाई और सोलेनेशियाई। चलो आज का क्लास यही रहेगा। बाय।